हेलो स्टूडेंट्स, टर्निंग पॉइंट टेक्निकल क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। लास्ट लेक्चर में हमने कुछ कंसिस्टेंसी के बारे में, कंसिस्टेंसी चार्ट के बारे में थोड़ा सा पढ़ा था। आज हम उस कंसिस्टेंसी चार्ट्स के अकॉर्डिंग जो हमें कंसिस्टेंसी लिमिट्स दी गई हैं और उनके क्या क्या एप्लीकेशन है, उनसे कौन कौन सी इंडेक्स प्रॉपर्टी डेवलप की जाती है, उन सभी को डिटेल के अंदर पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से फिर से एक बार रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को देखिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो आपकी स्क्रीन पे एक चार्ट दिख रहा है, इसको हमने थोड़ा सा कल भी डिस्कस किया था। एक बार आप लोगों से फिर से डिस्कस करना चाहूँगा। इस ग्राफ को बेसिकली वाटर कंटेंट या मॉइस्चर कंटेंट और वॉल्यूम ऑफ लिक्विड और सॉइल के अकॉर्डिंग बनाया गया है। इसे साइंटिस्ट सर एटरबर्ग ने 1911 में बनाया था। और जैसा कि हमने कल पढ़ा था, सॉइल को उसके अंदर मौजूद मॉइस्चर के आधार पर 4 स्टेट में डिफरेंशिएट किया गया था। नंबर 1 इज लिक्विड स्टेट, देन प्लास्टिक स्टेट, देन सेमी सॉलिड स्टेट, देन सॉलिड स्टेट। जैसा कि मैंने कल बताया था, लिक्विड स्टेट और प्लास्टिक स्टेट के बीच में जो ये लाइन दिख रही है, ये लिक्विड लिमिट को रिप्रेजेंट करती है। और इसी को जब लाइन को एक्सटेंड किया जाएगा हॉरिजॉन्टली, तो आपको जो वॉल्यूम मिलेगा वो लिक्विड लिमिट का वॉल्यूम मिलेगा। इसी तरीके से प्लास्टिक स्टेट और सेमी सॉलिड स्टेट के बीच में जो आपको लिमिट मिलेगी वो प्लास्टिक लिमिट कहलाती है। और ये प्लास्टिक लिमिट की लाइन को अगर हम हॉरिजॉन्टली एक्सटेंड करें तो हमें प्लास्टिक लिमिट का वॉल्यूम मिलेगा। सेमी सॉलिड और सॉलिड स्टेट के बीच में श्रिंकेज लिमिट की आपको एक लाइन दिख रही होगी। और यहाँ से देखेंगे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो वाटर कंटेंट है वॉल्यूम के अंदर कोई चेंज नहीं आ रहा है। ये श्रिंकेज लिमिट होती है और इन्हीं को आज हम डिटेल से पढ़ेंगे। तो चलिए आगे चलते हैं। ये आपके सामने एक फिगर और दिखा रखा है और इन 4 फिगर कंपैरिजन से आपको ये दिख रहा होगा कि सबसे ज़्यादा वाटर कंटेंट लिक्विड लिमिट में ही रहता है, उससे कम प्लास्टिक लिमिट में, उससे कम श्रिंकेज लिमिट में, और उसके बाद जो आती है आपकी सॉइल 2 फेज डायग्राम ऑफ ड्राई सॉइल में कन्वर्ट हो जाती है। अब पढ़ते हैं थोड़ा सा लिक्विड लिमिट के बारे में। लिक्विड लिमिट सॉइल के प्रोफाइल के अंदर वो मॉइस्चर या वो पानी की मात्रा होती है जिस पर सॉइल एक लिक्विड की तरह बिहेव करती है, या सीधे शब्द में कहा जाए, अगर उस पर थोड़ा सा भी लोड लगाया जाए या थोड़ा सा भी फोर्स लगाया जाए तो लिक्विड की तरह फ्लो करने लगेगी। इस स्थिति में सॉइल की जो शियर स्ट्रेंथ है नेग्लिजिबल होती है। एक वैल्यू आपके सामने दिख रही है 2.7 किलो पास्कल या फिर 227 ग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपकी शियर स्ट्रेंथ सॉइल की घट के रह जाती है। और इस वाटर कंटेंट को निकालने के लिए जो एक्सपेरिमेंट हम लैब में आगे डिस्कस करेंगे वो है आपका कैसाग्रेनेडे एपरेटस टेस्ट, जिसको लिक्विड लिमिट टेस्ट भी कहा जाता है। ये जो छोटी सी मैंने वैल्यूज लिख रखी है 25 ब्लोज एंड ऑल, वो वहीं पे हम अच्छे से डिस्कस करेंगे। अब सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि लिक्विड लिमिट हमारे लिए क्यों जरूरी है, हम इसे क्यों पढ़ते हैं। तो लिक्विड लिमिट सॉइल के कंसोलिडेशन, सॉइल की प्लास्टिसिटी, सॉइल की टफनेस और एक्टिविटी को बताने में बहुत इंपॉर्टेंस रखती है। अब ये चारों टर्म क्या है, ब्रीफ में थोड़ा सा समझा देता हूँ। कंसोलिडेशन मिट्टी के वॉइड में से पानी के धीरे धीरे निकलने को कहते हैं। इस पे एक पूरा हमारा डिटेल चैप्टर है जो हमारे सिलेबस में है, सिलेबस में भी है, उसे हम आगे कवर करेंगे। देन प्लास्टिसिटी ऑफ द क्ले। प्लास्टिसिटी मतलब किसी भी शेप में कन्वर्ट होने की जो एबिलिटी होती है सॉइल की,
उसे प्लास्टिसिटी ऑफ क्ले कहते हैं। इसको समझने में भी लिक्विड लिमिट बहुत इंपॉर्टेंट है, कैसे वो हमें कुछ ही देर में पता चल जाएगा। टफनेस सॉइल की या क्ले की प्रोफाइल की स्ट्रेंथ को बताता है। एक्टिविटी भी हम आगे डिस्कस डिटेल में करेंगे। एक चीज ध्यान रखने वाली है, लिक्विड लिमिट में जो डिग्री ऑफ सैचुरेशन है वो हमेशा 100% रहती है। और इसको आइडेंटिफाई करने के लिए लैब में एक टेस्ट परफॉर्म किया जाता है, जिसे एक ऐसा ग्रेनेडे साइंटिस्ट हुए थे, उन्होंने अपनी तरफ से एक एपरेटस दिया था जिसको कैसा ग्रेनेडस एपरेटस भी कहा जाता है। शुरुआत में इस टेस्ट को करने के लिए आपको 425 माइक्रोन सीध से गुजरी हुई एक सूखी 120 ग्राम मिट्टी या क्ले हमें चाहिए रहती है। फिर हम अंदाजे से, नहीं तो कई बार टोटल वेट के 25% का पानी भी उसमें इनिशियली मिला के टेस्ट को परफॉर्म कर सकते हैं। बाद में कैसा ग्रेनेडस एपरेटस की मैं आपको इमेज दिखा देता हूं, ये दिख रही होगी आप लोगों की स्क्रीन पे। ये कैसा ग्रेनेडस एपरेटस है। इस कैसा ग्रेनेडस एपरेटस के अंदर आप जो ये डार्क ग्रे कलर की प्रोफाइल देख रहे हैं, ये सॉइल का एक वेट सैंपल होते हैं और यहाँ पे एक ग्रूव होता है, ग्रूव कटर होता है, उसकी सहायता से एक कट लगाया जाता है। उस कट को लगाने से पर्टिकुलरली इस जगह पर जो ये ब्रास की, पीतल की प्लेट होती है, कटोरी होती है, इसका बेस दिखने लग जाता है। फिर यहाँ पे ये हैंडल आप देख रहे होंगे, इस हैंडल को रोटेट करते हैं 25 बार। 25 बार रोटेट करने से इसके अंदर वाइब्रेशंस पैदा होते हैं और वाइब्रेशन पैदा होने से ये जो आपका जो ब्रास पीतल का जो आपका ये ग्रूव दिख रहा है, आपको कट दिख रहा है, वो आपस में मिल जाता है। और लिक्विड लिमिट में निकालने के लिए ये कट हम 25 से 27 ब्लोस के बीच में ही मिलना चाहिए। अगर 25 ब्लोस से पहले ये ग्रूव मिल रहा है तो आपकी सॉइल के अंदर पानी की मात्रा अधिक है, यानी कि उसमें लिक्विड लिमिट से ज्यादा पानी है। सिमिलरली 25 से 27 ब्लोस होने के बावजूद भी ये ग्रूव आपस में नहीं मिल पा रहा, ग्रूव यहाँ पर कट को कहते हैं। इस एरिया में आप देखेंगे तो आपको कट बना हुआ दिखेगा, उस कट को आपस में मिलने को ही लिक्विड लिमिट टेस्ट कहा गया है। अगर वो 25 से 27 ब्लोस के बावजूद भी नहीं मिल पा रहा है तो उसमें पानी की मात्रा लिक्विड लिमिट से कम है। तो कुल मिला के हमें इस तरीके से टेस्ट करना है कि एग्जैक्ट 25 से 27 ब्लोस पर ही जाके आपका ये ग्रूव मिल जाए, और उस 25 से 27 ब्लोस पे जो पानी की मात्रा मिट्टी में रहेगी उसका वाटर कंटेंट निकाल लेंगे तो वो ही लिक्विड लिमिट कहलाएगी। ये एक ऐसा ग्रेनेडे ने इस एपरेटस के अंदर कितनी हाइट तक सैंपल को भरना है, क्या ग्रूव का साइज रहता है, ये आपको एक्सप्लेन किया है। ये 2 mm इतना चौड़ा दिख रहा है, इतना होता नहीं है 2 mm, आप समझ ही सकते हैं, बहुत पतला एक कट होता है जिसको मैं बार बार ग्रूव बोल रहा हूँ। ऊपर से इसकी चौड़ाई 13.6 mm रहती है और बॉटम से ये 2 mm रहता है, और इसमें लगभग 10 mm हाइट का सॉइल सैंपल हम भरते हैं। अब लिक्विड लिमिट डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करके भी निकाल सकते हैं, लेकिन अगर नंबर ऑफ ब्लोस का और लिक्विड लिमिट का एक कर्व ड्रॉ किया जाए तो उस कर्व को फ्लो कर्व कहते हैं। अब यहां पर जो नंबर ऑफ ब्लोस है इसका अमाउंट काफी ज्यादा होगा, 25 के बाद 50, 75 अलग अलग सेट बनेंगे, इसीलिए इसको लॉगरिथमिक स्केल के अंदर प्लॉट किया जाएगा। लॉग स्केल में इसलिए प्लॉट किया जाता है कि जब किसी भी एक्सिस के अलोंग वेरिएशन ज्यादा है तो उसको कंप्रेस किया जा सके, तो वहां पे हमेशा लॉग ग्राफ का ही इस्तेमाल किया जाता है। और अलग अलग रीडिंग्स के लिए अगर मैं इस टेस्ट को परफॉर्म करूं, अलग अलग सॉइल के लिए अलग अलग 2-3 रीडिंग्स ली जाए तो आपके पास इस तरीके का कुछ एक फ्लो कर्व बनेगा। नंबर ऑफ ब्लोस पे अलग अलग वाटर कंटेंट मिलेंगे। इससे आपको एक नई क्वांटिटी पता चलेगी जिसे हम फ्लो इंडेक्स कहते हैं। फ्लो इंडेक्स इनिशियल और फाइनल वाटर कंटेंट का डिफरेंस और इनिशियल और फाइनल ब्लो के लॉगरिथमिक स्केल के डिफरेंस को रिप्रेजेंट करता है। और इसका फॉर्मूला आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है
हो सके तो इसे याद करना ही बेहतर होगा। ठीक है, इसी तरह से शेयर स्ट्रेंथ निकालने के लिए लिक्विड लिमिट बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर किसी सॉइल की लिक्विड लिमिट ज़्यादा है तो उसकी शेयर स्ट्रेंथ कम होगी, अगर किसी सॉइल की लिक्विड लिमिट कम है तो उसकी शेयर स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी। लिक्विड लिमिट में जो मैं स्ट्रेंथ की बात कर रहा हूँ वो उसके मैक्सिमम वाटर कंटेंट पे ही कैलकुलेट की जाएगी। ऐसा नहीं है कि मिट्टी में एब्सोल्यूट वाटर हो ही ना या 100% सैचुरेशन हो ही ना और हम कैलकुलेशन कर लें तो आपके रिजल्ट गलत आ सकते हैं। ये जो स्टैंडर्ड वैल्यूज हैं वो 100% सैचुरेशन पे ही कैलकुलेट की जाती है। इसी तरह से लिक्विड लिमिट को कैलकुलेट करने के लिए एक 1 पॉइंट मेथड आल्सो 1 पॉइंट मेथड भी दिया गया है। इस नाम को आप याद कर लीजिए क्योंकि बहुत बार एग्जाम के अंदर इस तरीके से क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा मेथड लिक्विड लिमिट को ज्ञात करने के लिए नहीं है। पहला ऑप्शन देंगे फ्लो कर्व, नंबर 2 1 पॉइंट मेथड, तीसरा आपको दे देंगे कौन पेनिट्रोमीटर मेथड और लास्ट आपको दे देंगे प्रॉक्टर टेस्ट मेथड। तो प्रॉक्टर टेस्ट अभी मैंने कहीं जिक्र नहीं किया तो वो गलत आंसर या यूं कहा जाए वो सही आंसर हो जाएगा। तो ये नाम आपको याद रखना है। लिक्विड लिमिट को ज्ञात करने के लिए अभी तक हमने 4 मेथड पढ़ लिए। नंबर 1 कैसाग्रेनेडस मेथड, नंबर 2 फ्लो कर्व मेथड, नंबर 3 1 पॉइंट मेथड एंड लास्ट कौन पेनिट्रोमीटर मेथड। सबसे पहले 1 पॉइंट मेथड में बात कर ले। ये WN नेचुरल वाटर कंटेंट को रिप्रेजेंट करता है, एन नंबर ऑफ ब्लोज को रिप्रेजेंट करता है, 25 स्टैंडर्ड डेविएशन वैल्यू है। इस फॉर्मूले में अगर इस्तेमाल कर लिया जाए तो आप लिक्विड लिमिट निकाल सकते हैं। लेकिन इस फॉर्मूले से लिक्विड लिमिट निकालने के लिए आपको सॉइल का नेचुरल वाटर कंटेंट इनिशियली पता होना चाहिए। ये नीचे आपकी स्क्रीन के ऊपर एक कोन पेनिट्रोमीटर दिख रहा है। ये एक तरीके का फील्ड मेथड है लिक्विड लिमिट को आइडेंटिफाई करने का। ये डायग्राम आप देख सकते हैं। ऑब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ये सारे नाम ही याद रखने हैं, ये सबसे ज्यादा ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब लिक्विड लिमिट से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट बातें। मोस्ट ऑफ द क्लेस के लिए लिक्विड लिमिट की वैल्यू 100% से या उससे कम ही रहती है। एक चीज गौर करने वाली है, जितनी भी कंसिस्टेंसी लिमिट्स हैं वो सिर्फ और सिर्फ क्ले या कोहेसिव सॉइल्स के लिए वैलिड है। नॉन कोहेसिव सॉइल, सैंडी सॉइल जिसको हम ड्यून सैंड भी बोल देते हैं, उसके लिए कंसिस्टेंसी ऑफ सॉइल एप्लीकेबल नहीं है। ठीक है, ये चीज हमें ध्यान रखनी है। तो लिक्विड लिमिट मोस्ट ऑफ द क्लेस के लिए 100 या उससे कम रहते हैं। बेंटोनाइट क्ले मैंने पहले भी बताया था, बहुत इंपॉर्टेंट टाइप की क्ले है। इसकी लिक्विड लिमिट 0 से 400% तक भी हो सकती है। इसकी लिक्विड लिमिट की मात्रा इतनी ज़्यादा होने के कारण इसे फैट क्ले भी कहा गया है। अपने बीकानेर के अंदर बेंटोनाइट की जैसी सिमिलर मिट्टी कोलायत क्षेत्र में मिलती है, जिसे मुल्तानी मिट्टी कहते हैं। उसकी लिक्विड लिमिट मैंने 348% तक निकाली हुई है। ठीक है, और अगर किसी मिट्टी की लिक्विड लिमिट काफ़ी कम आ रही है तो उससे लीन क्ले कहा जाएगा। लीन यानी उसमें क्ले की पावर या क्ले की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी कम है। ऑर्गेनिक सॉइल की भी लिक्विड लिमिट हमेशा हाई रहती है। अब लिक्विड लिमिट कोई भी सॉइल की प्लास्टिसिटी और शेयर स्ट्रेंथ को आइडेंटिफाई करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लास्टिसिटी को डिटेल में हम थोड़े टाइम में अभी पढ़ेंगे। शेयर स्ट्रेंथ हमारे आगे के चैप्टर में आएगा, वहां पर लिक्विड लिमिट का वापस से जिक्र किया जाएगा। लिक्विड लिमिट प्राइमरी सेटलमेंट या कंसोलिडेशन ऑफ सेटलमेंट को भी आइडेंटिफाई करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। मैंने अभी थोड़ी देर पहले बात कही थी, वापस से वो लिखी है कि लिक्विड लिमिट में डिग्री ऑफ सैचुरेशन 100% होती है, लेकिन वाटर कंटेंट 100%, लेस देन 100% और ग्रेटर देन 100% भी हो सकता है। डिग्री ऑफ सैचुरेशन का मतलब वॉइड्स में पूरी तरह पानी भरा होना, और लिक्विड लिमिट डिग्री ऑफ सैचुरेशन से भी ज़्यादा हो सकती है। इसीलिए ये 3 रेंज की वैल्यूज आपको दी गई है कि लिक्विड लिमिट की वैल्यू
100%, लेस देन 100% और ग्रेटर देन 100% भी हो सकती है। नेक्स्ट टेस्ट आता है आपका प्लास्टिक लिमिट टेस्ट। प्लास्टिक लिमिट कंसिस्टेंसी चार्ट में प्लास्टिक स्टेट और सेमी सॉलिड स्टेट के बीच की लाइन को से रिप्रेजेंट किया जाता है। प्लास्टिक लिमिट की में वाटर कंटेंट लिक्विड लिमिट से कम रहता है और इसको टेस्ट करने के लिए क्ले के एक बॉल बना के उससे हथेली की सहायता से एक ग्लास के ऊपर रखकर लगभग 3 mm मोटाई का एक थ्रेड या धागा बनाया जाता है और इस तरीके से वाटर कंटेंट रखा जाता है कि 3 mm की डायमीटर होते ही वो धागा क्रम्बल यानी टूटना शुरू हो जाए और इस स्थिति में जो मिट्टी के अंदर पानी की मात्रा रहेगी वो आपकी प्लास्टिक लिमिट कहलाएगी। प्लास्टिक लिमिट जिसका टेस्ट जो मैंने अभी बताया वो आपके 5 नंबर पॉइंट में बताया गया है। प्लास्टिक लिमिट में भी डिग्री ऑफ सैचुरेशन 100% रहता है, लेकिन वाटर कंटेंट हमेशा लेस देन लिक्विड लिमिट ही रहेगा। प्लास्टिक लिमिट सॉइल की प्लास्टिसिटी, टफनेस और एक्टिविटी को आइडेंटिफाई करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये टर्म्स क्या है कुछ ही देर में अच्छे से समझेंगे। नेक्स्ट आता है आपका श्रिंकेज लिमिट। श्रिंकेज लिमिट किसी भी सॉइल की प्रोफाइल में या आप कहेंगे क्ले की प्रोफाइल में पानी की वो मात्रा होती है कि अगर इससे कम अगर उसमें पानी डाल दिया जाए या कम कर दिया जाए, सुखा दिया जाए, तो सॉइल के वॉल्यूम में कोई फर्क ना पड़े। फिर से एक्सप्लेन कर देता हूं। श्रिंकेज लिमिट सॉइल के अंदर पानी की वो मात्रा है, अगर उससे कम पानी कर दिया जाए सॉइल में तो सॉइल का वॉल्यूम में किसी भी प्रकार का चेंज नहीं आएगा, सॉइल के आयतन में किसी भी प्रकार का चेंज नहीं आएगा। और जिस तरह से लिक्विड लिमिट को आइडेंटिफाई करने के लिए कैसा ग्रेनेड सेपरेटर्स इस्तेमाल करते थे, उसी तरह से श्रिंकेज लिमिट को आइडेंटिफाई करने के लिए मर्क्यूरी डिस्प्लेसमेंट मेथड इस्तेमाल किया जाता है। मर्क्यूरी डिस्प्लेसमेंट मेथड एक लैब मेथड है और अभी के लिए आपको ये नाम याद रखना बहुत जरूरी है। ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से नाम ही बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक चीज गौर करने वाली है, तीनों के अंदर डिग्री ऑफ सैचुरेशन हम 100% लेके ही इनिशियल कैलकुलेशंस करते हैं। ये 3 लिक्विड लिमिट, प्लास्टिक लिमिट, श्रिंकेज लिमिट पढ़ने के बाद जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हमें इंडेक्स प्रॉपर्टीज मिली और इन इंडेक्स प्रॉपर्टी के आधार पर सॉइल की बहुत सी प्रॉपर्टीज को डिफाइन किया गया। इन प्रॉपर्टीज को एटनबर्ग लिमिट इंडिसेस भी कहा जाता है। इसमें सबसे नंबर 1 आती है आपकी प्लास्टिसिटी इंडेक्स। एक तरीके से सॉइल की सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी या यूं कहे क्ले की सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी प्लास्टिसिटी इंडेक्स ही कहलाती है। प्लास्टिसिटी इंडेक्स लिक्विड लिमिट और प्लास्टिक लिमिट के डिफरेंस से प्राप्त होती है और जैसा कि आप सब जानते हैं लिक्विड लिमिट की वैल्यू प्लास्टिक लिमिट के लिए से क्ले के संबंध में हमेशा ज़्यादा ही रहती है और इसी कारण से प्लास्टिसिटी इंडेक्स जिसे IP से रिप्रेजेंट करते हैं वह किसी भी कारण में नेगेटिव नहीं हो सकता। अगर किसी सॉइल के लिए लिक्विड लिमिट की वैल्यू प्लास्टिक लिमिट से कम आ जाए तो ऐसी कंडीशन में प्लास्टिसिटी इंडेक्स को हम 0 या 0 ही कहेंगे। प्लास्टिसिटी इंडेक्स सॉइल की प्लास्टिक प्रॉपर्टी को डिफाइन करने में बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर से एक बार बता देता हूं, सॉइल की प्लास्टिक प्रॉपर्टी वो प्रॉपर्टी होती है जिससे सॉइल को किसी भी शेप में हम आसानी से ढाल सकते हैं। अगर सॉइल के अंदर देखिए, सॉइल जो नेचर में मिलती है वो प्योरेस्ट क्ले नहीं हो सकती या प्योरेस्ट सैंड नहीं हो सकती, वो एक मिक्सचर होता है। अगर सॉइल के अंदर क्ले कंटेंट ज़्यादा है तो लिक्विड लिमिट उसकी प्लास्टिक लिमिट की तुलना में काफ़ी ज़्यादा होगी और ऐसी स्थिति में प्लास्टिसिटी इंडेक्स की वैल्यू भी ज़्यादा होगी। तो आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, हैवीएस्ट क्ले के लिए प्लास्टिसिटी इंडेक्स की वैल्यू हमेशा ज़्यादा रहती है। इसी तरह से ऑर्गेनिक सॉइल के लिए जैसे पीट है, मक है, इसके लिए
लिक्विड लिमिट के साथ साथ प्लास्टिक लिमिट की वैल्यू भी हाई रहती है, तो उनका जो डिफरेंस है वो हमेशा लोअर ही रहता है। इसलिए ऑर्गेनिक सॉइल के लिए प्लास्टिसिटी इंडेक्स की वैल्यू कम रहती है। ये क्वेश्चन कई बार गेट और ईएस में पूछा जा चुका है कि ऑर्गेनिक सॉइल की प्लास्टिसिटी इंडेक्स की वैल्यू क्ले की तुलना में क्या रहेगी, कम या ज्यादा, तो उसका उत्तर कम होगा हमेशा से ही। इसी तरह से कुछ एडमिक्सचर्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, इनके नाम आपको याद ही करने हैं। कुछ स्टूडेंट्स जिनका बेस सोडियम है तो वो प्लास्टिसिटी को इंक्रीज करेंगे। सिर्फ इसमें एक अपवाद है, सोडियम क्लोराइड, जिसे हम खाने का नमक बोलते हैं या टेबल सॉल्ट बोलते हैं, सिर्फ एक ही ऐसा अपवाद है जो सॉइल के अंदर जाके प्लास्टिसिटी को डिक्रीज करेगा। उसके अलावा जितने भी सोडियम बेस्ड सॉल्ट अगर हम मिट्टी में मिला दें एज एन एडमिक्सचर, तो वह सॉइल की प्लास्टिसिटी को हमेशा बढ़ाएगा ही। ज्यादा प्लास्टिसिटी इंडेक्स वाली सॉइल को भी फैट क्ले बोला जाता है, और इनकी लोअर प्लास्टिसिटी वाली सॉइल को लीन कहा जाता है। सैंड को नॉन प्लास्टिक कहा जाता है क्योंकि इसमें लिक्विड लिमिट हमेशा सैंड के लिए 20% या उससे कम ही रहती है और प्लास्टिक लिमिट ना के बराबर रहती है। इसलिए सैंड की प्लास्टिसिटी इंडेक्स को हमेशा 0 या 0 ही बताया गया है। ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड कई क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आपसे पूछे जा सकते हैं। यहाँ पे आपका लिख रखा है फॉर्मूला प्लास्टिसिटी इंडेक्स का, लिक्विड लिमिट माइनस प्लास्टिसिटी लिमिट, और राइट में आपकी कंसिस्टेंसी दे रखी है। अगर आपकी आईपी की वैल्यू 0 है तो वो नॉन प्लास्टिक कहलाएगी, जैसे कि सैंड और ग्रेवल। अगर प्लास्टिसिटी इंडेक्स की वैल्यू लेस देन 7% है तो वो लो प्लास्टिक कहलाएगी। तीसरा और मोस्ट इंपॉर्टेंट इससे रिलेटेड ऑब्जेक्टिव बहुत बार जेईएन या एएन रिलेटेड एग्जाम में आए गए हैं कि अगर आपकी प्लास्टिसिटी इंडेक्स की वैल्यू 7 से 17% हो जाए तो वो मीडियम प्लास्टिक सॉइल कहलाएगी। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप फिर से ध्यान रखना। ये जो पूरी वैल्यू है सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर आपकी प्लास्टिसिटी इंडेक्स की वैल्यू 7 से 17% हो जाए तो ऐसी सॉइल को मीडियम प्लास्टिक सॉइल कहा जाएगा, और अगर प्लास्टिसिटी इंडेक्स की वैल्यू ग्रेटर देन 17% हो जाए तो उसे हाईली प्लास्टिक सॉइल या फैट क्ले कहा जाएगा। इसी तरह से दूसरा हमारा फैक्टर आता है लिक्विडिटी इंडेक्स। लिक्विडिटी इंडेक्स बेसिकली सॉइल के नेचुरल वाटर कंटेंट, यानी सामान्य रूप से सॉइल के अंदर जो पानी उपलब्ध है उस वाटर कंटेंट में से प्लास्टिक लिमिट को घटाएं और उसे प्लास्टिसिटी इंडेक्स से भाग दे दें तो हमारे पास उसकी लिक्विडिटी इंडेक्स आ जाती है। लिक्विडिटी इंडेक्स सॉइल की कंसिस्टेंसी को समझने में बहुत ज़्यादा सहायक है। इसकी वैल्यू ग्रेटर देन 1, 0 या नेगेटिव हो सकती है। इसे फ्रैक्शंस यानी बट्टे में रिप्रेजेंट किया जा सकता है। सिग्निफिकेंस ऑफ लिक्विडिटी इंडेक्स, इसे हम क्यों पढ़ते हैं? अब देखिए कुछ केस आपके सामने दिख रहे होंगे। पहला केस है नेचुरल वाटर कंटेंट लिक्विड लिमिट से ज़्यादा है। अगर मैं ये वैल्यू इसके अंदर हमारे लिक्विडिटी इंडेक्स के फॉर्मूले में रखूं तो इससे मेरी वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन 1 ही आएगी, क्योंकि वैल्यू नेचुरल वाटर कंटेंट की बढ़ जाएगी। इस कंडीशन में सॉइल काफ़ी सॉफ्ट स्टेट में रहेगी, या यूं कह सकते हैं लिक्विड स्टेट में रहेगी। जब नेचुरल वाटर कंटेंट लिक्विड लिमिट के बराबर हो जाए तो लिक्विड लिमिट माइनस प्लास्टिक लिमिट डिवाइडेड बाय लिक्विड लिमिट माइनस प्लास्टिक लिमिट 1 आएगा, यानी आपकी सॉइल सॉफ्ट नेचर की रहेगी। जब नेचुरल वाटर कंटेंट प्लास्टिक लिमिट के बराबर हो जाए तो ये पूरा फैक्टर 0 हो जाएगा, क्योंकि प्लास्टिक लिमिट माइनस प्लास्टिक लिमिट 0 हो जाएगा और आपकी सॉइल स्टिफ यानी कठोर सॉइल कहलाएगी। इसी तरह से जब प्लास्टिसिटी इंडेक्स की वैल्यू लिक्विडिटी इंडेक्स की वैल्यू प्लास्टिक लिमिट से कम चली जाए, मैं कई बार लिक्विडिटी को प्लास्टिसिटी इंडेक्स बोल गया हूँ, माफ़ी चाहूँगा। यहाँ पे सब केस लिक्विडिटी इंडेक्स की रेफरेंस में ही चल रहा है, तो गलती हो गई हो तो माफ़ कीजिएगा। अगर नेचुरल वाटर कंटेंट प्लास्टिक लिमिट से कम हो जाए तो
तो लिक्विडिटी की वैल्यू नेगेटिव भी हो सकती है। ऐसी स्थिति में सॉइल आपकी हार्ड या कठोर, ब्रिटल यानी भंगुर नेचर की हो जाएगी, एक कठोर भंगुर पत्थर की तरह हो जाएगी जो गिरते ही बिखर जाएगी। और इसी के आधार पर सॉइल की जो लिक्विडिटी इंडेक्स की वैल्यूज निकाली गई, उसी के आधार पर आपकी टेबल में कंसिस्टेंसी को डिस्क्राइब किया गया है। ग्रेटर देन 1 है तो लिक्विड स्टेट में 0.757, तो वेरी सॉफ्ट प्लास्टिक नेचर की, 0.75 टू 5.5 सॉफ्ट, 0.5 टू 0.25 मीडियम स्टिफ, 0.25 टू 0 स्टिफ सॉइल और लेस देन 0 हार्ड सॉइल। ये कुछ स्टैंडर्ड वैल्यूज है। आप ये याद नहीं कर सकते तो इन फॉर्मूलेस को याद कर लिया जाए। इससे रिलेटेड कई ट्रिकी क्वेश्चन ज़्यादातर गेट और ईएस में पूछे जाते हैं कि क्या होगा प्लास्टिक लिक्विडिटी इंडेक्स का अगर नेचुरल वाटर कंटेंट लिक्विड लिमिट के बराबर हो जाए और सॉइल कैसी हो जाएगी, तो आंसर है सॉफ्ट हो जाएगी। इसी तरह से नेचुरल वाटर कंटेंट अगर लिक्विड लिमिट से ज़्यादा हो जाए तो उसकी लिक्विडिटी कैसी हो जाएगी। इसी तरह से अगर नेचुरल वाटर कंटेंट की वैल्यू लिक्विड लिमिट से अधिक हो जाए तो लिक्विडिटी वैल्यू या लिक्विडिटी इंडेक्स की वैल्यू ग्रेटर देन 1 हो जाएगी। ऐसी कंडीशन में आपकी सॉइल लिक्विड की तरह बिहेव करेगी, सॉफ्ट नेचर की हो जाएगी। तो इनसे रिलेटेड कुछ ट्रिकी क्वेश्चंस आप लोगों से पूछे जा सके, हमें ध्यान रखना है। इसी तरह से कंसिस्टेंसी इंडेक्स एक नया इंडेक्स वैल्यू है जो कि इसका ये नीचे जो बॉक्स में फॉर्मूला आपको याद रखना है, जो कि लिक्विड लिमिट में से नेचुरल वाटर कंटेंट का प्लास्टिसिटी इंडेक्स के रेस्पेक्ट में रेशो निकाल के आइडेंटिफाई किया जाता है। तो जो नीचे आपको फॉर्मूला स्क्रीन पे दिख रहा है, ये जिसको मैं 1 नंबर से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आप लोगों को यही फॉर्मूला ध्यान रखना है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ऊपर की कैलकुलेशन में नहीं जाना, आपको यही ध्यान रखना है, ठीक है। और कंसिस्टेंसी इंडेक्स सॉइल की एक पर्टिकुलर वाटर कंटेंट पे आपको अपनी शेप को, आकृति को बदलने की एबिलिटी को रिप्रेजेंट करता है, या सीधे शब्दों में कहें प्लास्टिसिटी को रिप्रेजेंट करता है। टफनेस इंडेक्स आज के हमारे लेक्चर का लास्ट टॉपिक, जो कि रेशो होता है प्लास्टिसिटी इंडेक्स का फ्लो इंडेक्स से। फ्लो इंडेक्स जो हमने पीछे पढ़ा था जब हमने लिक्विड लिमिट का टेस्ट किया था, उसमें फ्लो कर्व बनाया था, तो ये फॉर्मूला आप लोगों के सामने आया था। ये नीचे वाला जो डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है नीचे, या बट्टे में लिखा हुआ है नीचे, ये फॉर्मूला आया था। इसको अगर हम थोड़ा सा चेंज करें तो ये आपका टफनेस इंडेक्स का एक फाइनल फॉर्मूला आ जाता है, जो आपकी स्क्रीन पे अभी इस समय बॉक्स में हाईलाइट किया हुआ है, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है कि टफनेस इंडेक्स की वैल्यू क्ले के लिए 0 से 3 के बीच में रहती है। सबसे इंपॉर्टेंट वैल्यू, इसकी रेंज कई बार पूछ ली जाती है, क्ले के लिए टफनेस इंडेक्स की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, तो उसका आंसर है 0 to 3। देखिए अभी तक मैं जितनी चीज़ों को इम्पोर्टेंट बताता जा रहा हूँ, ये कहीं ना कहीं किसी ना किसी ऑब्जेक्टिव के रूप में पूछी जा चुकी हैं, तो इन्हें हमें अच्छे से याद कर लेना है। अगर टफनेस इंडेक्स की वैल्यू लेस देन 1 हो जाए तो ऐसी सॉइल को हम प्लास्टिक लिमिट के बराबर वाली सॉइल या उसकी लिमिट फ्राइएबल सॉइल कहा जा सकता है। फ्राइएबल इन द सेंस जो प्लास्टिक लिमिट के बराबर ही पानी को अपने अंदर समा के रखे, उसे उसके रेफरेंस में टफनेस इंडेक्स कहा जाएगा। तो आज के हमारे लेक्चर में आज हम इन्हीं कुछ प्रॉपर्टीज को हमने अच्छे से डिस्कस किया, और आप लोगों से उम्मीद करता हूँ आप पीछे के लेक्चर अच्छे से देख रहे होंगे। किसी को भी किसी प्रकार की कोई समस्या है तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे आके कभी भी पूछ सकता है, या फिर यूट्यूब के हमारे जो भी लेक्चर में अपलोड करते हैं उसके कमेंट सेक्शन में जाके भी अपनी क्वेरीज को पूछ सकता है। बस आप लोगों से फाइनली ये रिक्वेस्ट करूँगा, समय कम है, कोर्स बड़ा है, आप लोग प्लीज़ इन लेक्चर्स को देखते रहिए और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करिए। थैंक यू।